नमस्कार, राहुल डबास में फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हम अपनी वॉर डायरी की बात कर रहे थे। वॉर रिपोर्टिंग में किस तरह की स्थिति रही और कैसे दिल्ली से लेकर के वार्सोवा, वार्सोवा से लुब्लिन, लुब्लिन से लवीव और लवीव से कीव तक का सफ़र पूरा हुआ। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे हमने तैयारी की, हमने वॉर पास बनाया और लुब्लिन जा कर के हमें मिला वीज़ा। इससे पहले हमने दवाइयों से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के, पानी साफ़ करने के क्लोरीन से लेकर के, इंडियन आर्म फोर्सेस खासतौर पे आईटीबीपी के स्पेशल हिमवीर कमांडो जो माइनस टेम्परेचर्स में काम करने में माहिर हैं, उनके साथ एक बेसिक क्रैश कोर्स किया था जिससे हम कम से कम ज़िंदा रह सके। क्योंकि जंग के हालात में सबसे पहली ज़रूरत होती है ज़िंदा रहना। जब आप ज़िंदा रहेंगे तब आप लड़ पाएंगे, लड़ाई की रिपोर्टिंग कर पाएंगे और शायद ऐसी कहानी बताने के लिए भी जीवित रह जाए। हमने रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया था जो चाइनीज़ एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी के दरमियान ही था, मतलब मध्य में। आप समझ सकते हैं इस बात की कोशिश करते हुए या खुशफहमी के साथ कि हो सकता है रशियन मिसाइल्स का टारगेट इंडियन या चाइनीज़ एम्बेसी तो नहीं बनेगी। पहली रात नींद के लिहाज से बहुत मुश्किल रही। नींद के लिहाज से क्यों मुश्किल रही, उसके पीछे की वजह है वो एप्लीकेशन जो हमने गूगल एयर रेड अलर्ट के नाम से इंस्टॉल कर लिया था कीव पहुंचते ही। एयर रेड अलर्ट जो गूगल की एप्लीकेशन थी, उसमें जैसे ही कोई मिसाइल आने वाली होती है तो लगभग 60 सेकंड से लेकर 80 सेकंड पहले एक अलर्ट आता था। जैसे ही वो अलर्ट आएगा आपको अपने अपार्टमेंट से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद एक बंकर टाइप बना हुआ है, दरअसल वो पुराना मेट्रो स्टेशन है जिसमें अब मेट्रो चलती नहीं क्योंकि वॉर जोन है। और वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आप लगभग 1 मिनट में पहुँचेंगे और 1 मिनट पहले ही अलर्ट मिलेगा और ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे। लगभग 3 से 4 बार ऐसा हुआ। अब समस्या ये है कि अंदर हम लोग आराम से कंफर्टेबल टी शर्ट पहन के बैठे हैं क्योंकि यूरोप के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर हीटिंग सिस्टम दिल्ली या फिर लखनऊ या जहाँ भी ठंड होती है, चंडीगढ़, वैसे शहरों जैसा नहीं है कि आपके रूम पे हीटर लगा हुआ है। यहाँ पर सेंट्रलाइज तरीके का हीटिंग सिस्टम होता है जो एलएनजी गैस बेस्ड होता है, यानी नेचुरल गैस से ये पूरा का पूरा हीटिंग सिस्टम चलता है जिसमें पाइपलाइन जाती है। और हीटिंग सिस्टम जब ऑन होता है तो पूरे शहर का एक साथ होता है, जब ऑफ होता है तो पूरे शहर का एक साथ होता है। हर एक घर का या हर एक अपार्टमेंट का अपना हीटिंग या कूलिंग सिस्टम नहीं होता। आप इसकी तुलना कर सकते हैं जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं भारत में, उसका कूलिंग या हीटिंग सिस्टम एक साथ काम करता है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर प्रारूप थोड़ा और बड़ा है। शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर का, राजधानी का हीटिंग सिस्टम साथ में काम करेगा। अंदर का टेम्परेचर जो वहाँ पे रखा गया था वो रखा था 16-17 डिग्री सेल्सियस के आसपास। थोड़ा ठंडे इसलिए क्योंकि हीटिंग की कमी हो रही थी, गैस की कमी हो रही थी वॉर की वजह से। तो आप 16 डिग्री से जैसे ही अलर्ट आएगा आप भागोगे जैकेट लेकर के और जब बाहर पहुँचोगे तो -10, -12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो इतना ज़्यादा जब चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा तो ऐसा लगेगा कि आप बीमार ना पड़ जाओ। और जिस देश में खाने के लिए ब्रेड मिलना, जिस देश में पीने के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो, वहाँ आप बीमार पड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। लिहाजा 3 बार अलर्ट पे हम लोग भागे। रात को 1 बजे के आसपास हम सब ने फैसला किया कि मरना है तो यहीं मर जाएंगे, बाहर जाएंगे ठंड लग जाएगी, बीमार होके मरेंगे, उससे कम से कम अच्छा है क्योंकि दवाई और डॉक्टर तो वैसे भी नहीं मिलने वाले। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहे तो हमें कहाँ से मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो हमने बाहर जाने का फ़ैसला बंद कर दिया। एक हमारे साथी मेरे कैमरा सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि मैं सोऊंगा तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके सोऊंगा, कम से कम बचाव हो सके। तो वो आगे भी लोहा 3-4 किलो का, पीछे भी लोहा 3-4 किलो का,
और 2 किलो का हेलमेट। तो भाई साहब पहन के सोए। मैंने अपार्टमेंट में जिस रूम को चुना, दरअसल वो बेडरूम नहीं था, वो ड्राइंग रूम था सोने के लिए। और वो इसलिए चुना क्योंकि ड्राइंग रूम में एक खिड़की थी बहुत दूर, बेडरूम में 2-2 खिड़कियाँ थी, खिड़की कम थी। अब विंडो कम होने से क्या फ़ायदा है? दरअसल अगर इस पॉडकास्ट को कुछ एक्स सर्विसमैन देख रहे होंगे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब भी अगर रॉकेट मिसाइल हमारे ऊपर गिरा तो सब कुछ खत्म है, पता भी नहीं चलेगा, पेनलेस डेथ। लेकिन अगर आसपास गिरा तो उसकी सोनिक बूम इतनी तेज होगा, उसकी वेव इतनी तेज होगी, उसकी वजह से कांच टूट जाएगा, ग्लास टूट जाएगा। और जब शीशा टूटता है और शीशा टूट करके बैलिस्टिक स्पीड से निकलता है, यानी बुलेट की रफ्तार से निकलता है, तो वो जहाँ से जाएगा उस जगह को इंजरी कर देगा। अगर आपकी आँख के पास से गया तो आपको अंधा बना देगा, अगर आपकी किसी खाल के पास से गया तो पूरी खाल को चीरता हुआ चला जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि खिड़की ना हो तो बहुत दूर हो। बेड पे नहीं सोया मैं, बेड, और पूरे लगभग 7 महीने तक, जब तक हम यूक्रेन में रहे, बेड के नीचे सोया, ताकि अगर वो शीशा टूटता भी है तो ऊपर से जाए और हम लोग सतह पर रहे। 7th फ्लोर पर हमारा अपार्टमेंट था, और जो गद्दा था, मैट्रेस था हमारा, उस गद्दे को हमने, जो बेड के लिए था, निकाल करके और सभी साथियों ने खिड़कियों पे लगा दिया, ताकि जब खिड़की का कांच टूटे तो उसकी स्पीड उस गद्दे से टकरा करके, फोम से, रुई से टकरा करके धीरे हो सके और हमारे जिंदा रहने की संभावना कुछ हद तक बढ़ जाए। इसके बाद सुबह होती है, दूध, कॉर्नफ्लेक्स जो हम भारत से लेकर गए थे, वो लेने के बाद हमारे ड्राइवर इनगो लेफ्ट हैंड ड्राइव ऑटोमेटिक कार के साथ नीचे हमें मिले, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2 चीज़ें लेनी है। हम गूगल ट्रांसलेशन पे बात करते हैं। क्या जी? बिंजिंग और नो गैस वाटर। गैस का अर्थ यहाँ पे गैस से है, क्योंकि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं यूरोप के, वो ज़्यादातर गैस वाटर पीते हैं, जिसे हम सोडा कहते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को ठंड में भी पानी पीना, एक तो हमें पानी पीने की आदत रहती है, हम गर्म देश से आए, और ऊपर से हमें गैस वाला पानी नहीं पी सकते। हम सोडा पानी नहीं पी सकते क्योंकि हमें पीने के लिए तो नॉर्मल पानी चाहिए, जैसा हिंदुस्तान में होता है, भारत में होता है। तो हमने नो गैस वाटर के बड़ी बड़ी कैंस खरीदी, और बिंजन, वहाँ पे डीजल को दरअसल यूक्रेनी भाषा में बिंजन कहा जाता है, तो बिंजन के हमने कैन लिया और एक्स्ट्रा पैसा दिया, कुछ डॉलर्स, ग्रेवना हमने एक्स्ट्रा दिया, ताकि हम बिना लाइन के ले सकें। अदरवाइज़ 3 से 4 घंटे की लाइन तो हमें गैस स्टेशन पे लग जाती है, इतनी लंबी लाइन है, क्योंकि डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हम 4 घंटे वहाँ पर अगर लाइन में लगते तो हम रिपोर्टिंग क्या करते। तो जब पानी, डीजल, ये 2 चीज़ें हमारी डिक्की में पर्याप्त मात्रा में जितनी जगह थी उतनी भर ली गई। इसके बाद हमने सोचा कि अब चलो रिपोर्टिंग की शुरुआत करते हैं। पहले दिन हम लोग कीव में रहे, ताकि हम समझ सकें कि जंग के हालात कैसे हैं और कैसे खुद को ज़िंदा रखना है। तो सुबह के समय एक तो ये समझ में आ गया कि सबसे पहले अपने आप को चोटी काटनी है। आपने चोटी काट के देखी, आप ज़िंदा हो। उसके बाद देखा आपने अपने दोस्तों को, हाँ भाई आप भी ज़िंदा हो। बालकनी में खड़े हुए, बालकनी में आपने देखा कि आसपास की जो बिल्डिंग्स शाम को देखी थी वो अभी जैसी थी वैसी है या नहीं है। और जब आपको लगा कि हाँ आज काम करेंगे क्योंकि आज हम जीवित हैं, तो काम होता है, और अलग तरह का डर होता है। लेकिन वो जिस तरह से जोशीले गाने भारत में बनते हैं ना कि 12 बरस कुकर जीवे, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज़्यादा जीवे तो धिक्कार। और वैसे भी रणभूमि में जाने के केवल 2 ही परिणाम होते हैं, या तो आप काम करते हैं या फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये सोच कर के हमने शुरुआत की। एक अपार्टमेंट था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद पहली बार प्रैक्टिकली समझ में आया, क्योंकि इससे पहले थ्योरी तो बहुत पढ़ी थी, कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल का अंतर क्या होता है।
और कैसे आप उससे हुए नुकसान को देख करके ये समझ जाएंगे कि जी जो हमला हुआ है ये बैलिस्टिक मिसाइल का है या क्रूज मिसाइल का है। अगर जिस अपार्टमेंट में हम लोग गए हैं कवरेज के लिए, वहाँ क्रेटर हुआ है, गड्ढा हुआ है, जैसे उल्का पिंड गिर जाता है तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, इतना बड़ा गड्ढा जिसमें कई गाड़ियाँ समा जाएं। अगर वो गड्ढा हुआ है ज़मीन के अंदर पूरी बिल्डिंग को तोड़ते हुए, तो ये मान के चलिए वो बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर किसी बिल्डिंग को धराशायी नहीं किया गया है, उसके एक रूम को या उसके एक ब्लॉक को हिट किया गया है और साइड वाइड हिट है, तो ये मान के चलिए ये क्रूज मिसाइल है। अब इसका अंतर क्या होता है ये भी लॉजिक समझ लीजिए। जो क्रूज़ है, क्रूज़ दरअसल ड्रोन की तरह होते हैं, जिससे हम क्रूज़ करते हुए चलते हैं। ऐसे मिसाइल आती है और किसी बिल्डिंग से ऐसे टकरा जाती है, तो वहाँ पर होल होगा। बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ है कि पहले वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, री एंट्री करेगी, हाइपरसोनिक रफ्तार से एटमॉस्फेयर में आएगी और ऊपर से ऐसे गिरेगी जैसे उल्का पिंड एस्ट्रॉइड गिरते हैं। इसलिए जो क्रेटर बनता है, जो गड्ढा होता है, वो भी उल्का पिंड जैसा ही होता है। जो हमले वहाँ पर किए जा रहे थे कीव के अंदर, वो बैलिस्टिक मिसाइल के ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ से बेलारूस या फिर रशियन बॉर्डर लगभग 400 किलोमीटर दूर था। इसलिए क्रूज़ मिसाइल महंगी पड़ती है, बैलिस्टिक मिसाइल सस्ती पड़ती है, रफ्तार भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे क्रेटर बन रहे थे। और इतने बड़े क्रिएटर जिसमें 10-15 गाड़ियाँ समा सके, उन क्रिएटर के अंदर, आपको शायद स्क्रीन पे भी नज़र आएगा, उन क्रिएटर के अंदर खड़े होकर के हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और आसपास सारी तरफ जो इमारतें थी वो टूटी हुई थी, गिरी हुई थी। बच्चों के स्कूल थे, झूले थे, बहुत बुरी स्थिति थी। हालांकि ज़्यादातर लोग महिलाएं और बच्चे छोड़ करके चले गए। जो समस्या थी वहाँ थी सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों के लिए। बुज़ुर्गों के लिए इसलिए क्योंकि जब भागना था लवीव की तरफ और लवीव से बॉर्डर क्रॉस करके लुब्लिन की तरफ यानी पोलैंड की तरफ, तो जो जवान थे, जो बच्चे टीनेजर थे, जो महिलाएं थीं, वो तो अपनी गाड़ियां चला करके जैसे तैसे भाग गए। लेकिन जो बुज़ुर्ग थे, जो सीनियर सिटीज़न थे, वो नहीं भाग पाए या भागना नहीं चाहते थे। 2 वजह थी। पहली वजह तो ये कि जब आपकी उम्र 70 के पार हो जाए तो आप ये सोचते हैं कि हम जहाँ पैदा हुए वहीं दम निकले। तो अपनी चीज़ों से, अपने देश से लगाओ, अपने घर से, अपनी रिहाइश से लगाओ, और उस लगाव की वजह से अनासक्ति नहीं हो पानी, आसक्त रहना। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि अनासक्ति रखो, आसक्त मत हो, लेकिन वहाँ आसक्त वाली स्थिति थी, वो चीज़। और दूसरा ये कि आप जब व्हील चेयर पे जाने लायक स्थिति में हैं तो आपको लेकर कौन जाएगा। तो वहाँ पे कुछ एनजीओज़ थी जो कीव में काम कर रही थी। उन एनजीओज़ ने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि इन बुज़ुर्गों के पास खाना पहुँचा दें। ये बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि सायरन की आवाज़ सुन के या फिर एयर रेड का जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए भी सूचना उन तक पहुँच जाए तो वो भाग नहीं सकते। वॉशरूम तक जाने के लिए उन्हें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है, तो वो जा नहीं सकते। तो उन तक शॉपिंग मॉल से सामान लिया, उन सामानों को एनजीओज़ कुछ यंगस्टर्स से उनके ज़रिए पहुंचाया, वो चीज़ अलग थी। उसके अलावा मैं वहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर कपल मिला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और वो अपनी शादी की सालगिरह बना रहे थे उसी क्रिएटर के पास कि कैसे जंग की विभीषिका के बीच भी जीवंत है यूक्रेन की जनता। वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था जिसमें अपनी वाइट ड्रेस जैसे क्रिश्चियनिटी की होती है उस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे। शॉपिंग मॉल को, गैस स्टेशंस को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि वो चाह रहे थे, रशियन फोर्सेस चाह रहे थे कि डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो सके। आपके पास गैस नहीं होगी, पीने का पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, खाना नहीं होगा, तो जेलेंस्की के ऊपर इस बात का दबाव पड़ेगा कि जेलेंस्की सरेंडर कर दीजिए। लेकिन कम से कम जंग की शुरुआती पहले 1 महीने में जनता जेलेंस्की के साथ खड़ी हुई थी। उनका कहना था कि रूस के सामने हम नहीं झुकेंगे।
वैसे भी 1917 की बोल्शेविक मेंशेविक रेवोल्यूशन से लेकर के, लेनिन की क्रांति से लेकर के, व्लादिमीर लेनिन से लेकर के व्लादिमीर पुतिन तक, रूस हमेशा से यूक्रेन को अपना गुलाम बनाता हुआ नजर आया है। जनता ने कहा कि हमने तो रूस के खिलाफ अडोल्फ हिटलर का साथ दिया। ऑपरेशन बारबारोसा में हम हिटलर के साथ लड़े थे रूस के खिलाफ, तो आज हम रूस के सामने सरेंडर कैसे करते हैं? तो वो जज्बा, वो जोश था, वो जोश नजर आया। अब इसके बाद एक बड़ा रोचक सा किस्सा हुआ। वो किस्सा जो टीवी पर ना शायद आपने कभी सुना होगा और बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम सब आमतौर पर हिंदुस्तान में सामान्य मानते हैं, लेकिन वहाँ सामान्य स्थिति कैसे बदल जाती है। क्योंकि हम लोग गर्म देश से आए थे। हमारे यहाँ सर्दियों का मतलब भी होता है कि तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कोहरा धुंध पॉल्यूशन हो जाती है तो हमें लगता है कि बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी। अब वहाँ पर तापमान दिन में -5। पानी पीने की आदत है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो फ्रेश नहीं होंगे। अब पानी पिएंगे तो पानी कहीं ना कहीं निकालना भी पड़ेगा। नेचुरल कॉल है, लू है। अब वहाँ लू तो मिलेंगे नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि पूरा तो राजधानी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो हम लोग किसी खाली सड़क पर थे, बिल्कुल खाली सड़क, आसपास घर भी नहीं, खेत टाइप की जगह, जैसे गांव का एक आधा मकान दिख गया, फिर दूर कहीं दिख गया, चर्च है टूटा पड़ा है, उस टाइप से चीज़ें थी। तो हमने सोचा कि चलो झाड़ियों की तरफ चलते हैं और नित्य क्रिया अपना टॉयलेट किया जाए। तो हम लोग, मैं और मेरा कैमरामैन गाड़ी से उतरे, नित्य क्रिया लू करने लगे। और जैसे हम वापस आने लगे, मुश्किल से इसमें 3 से 4 मिनट ही लगे होंगे, आमतौर पे लगते भी इतने ही। इतनी देर में 2 पुलिस की गाड़ियाँ धनधनाती हुई हमारे पास आई। उसमें से निकले टीनेजर टाइप के लड़के, और शायद M4 रही होगी या कोई तो असॉल्ट राइफल था, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल था, वो नज़र आ रहा था। उन्होंने लिया और हमारे ऊपर नाल रख के लिटा दिया ज़मीन पर। हम लोग ज़मीन पर लेट गए। हम डरे हुए, हमें लगा कि हमसे क्या अपराध हुआ है। क्या बाथरूम जाना, क्या शौचालय जाना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि आपको गोली मार देंगे? इतने में हमारा ड्राइवर भागता हुआ आया। उसने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कुछ अपनी भाषा में बात की और फिर हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। हमने पासपोर्ट दिखाया, हमने वीज़ा दिखाया, हमने वॉर एक्रेडिशन का पास दिखाया। तो उन्होंने फिर बंदूक की नाल हटा ली। और उसके बाद उनमें से एक को अंग्रेज़ी आती थी, उन टीनेजर्स में से, क्योंकि यंगस्टर्स इंग्लिश समझने लगे अब। तो उस दौरान हमने उनसे पूछा क्या हुआ। बोले जी जो ये हाईवे है ना, इसके हाईवे के दोनों तरफ ने लैंड माइन्स बिछा रखी है। अगर आप थोड़ा भी और झाड़ियों के अंदर जाते तो आपका पैर लैंड माइन के ऊपर पड़ता है, एंटी पर्सनल माइन के ऊपर पड़ता है, और आप यहाँ से बचते नहीं, मर जाते। तो आप सोच रहे हैं शौचालय करने गए, लेकिन आप शौचालय से सीधा स्वर्ग से धार जाते। हम ड्रोन्स के ज़रिए देखते हैं कि कहीं कहीं रशियन का कोई फोर्स का बचा हुआ व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई स्पाई अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसलिए जैसे ही हमने यहाँ देखा कि ये 2 लोग जा रहे हैं झाड़ियों की तरफ, और थोड़ी सी आगे जाते हैं हमारी लैंडमाइन लगी हुई है, और झाड़ियों पे जाएंगे और ये इनका काम 35 निपट जाएंगे, ख़त्म, फिनिश, डिस्ट्रॉय। तो हमने सोचा कि चलो इनको बचाने आ जाते हैं। तब समझ में आया कि इस भैया सुबह ही पानी कम पी कर चलो, क्योंकि पानी पियोगे नहीं तो पानी निकलेगा नहीं, और पानी निकलेगा नहीं तो ज़िंदा बचोगे। यानी पानी भी आपकी जान ले सकता है, क्योंकि लैंड माइन हर एक हाईवे के दोनों तरफ, खेतों में, खलिहानों में, गाँव में, पगडंडियों पे लगाई गई है। एक चीज़ और समझ में आई कि यहाँ पे जो हथियार हैं वो 17-18 साल के जवानों के पास है, जो अपना दिमाग नहीं लगा रहे, जिनके अंदर एड्रेनल रश है कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने शायद पहले कभी हथियार पकड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि ये इजराइल तो है नहीं कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हो, यहाँ पर अग्निवीर हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पर तो ये है कि आपको हथियार दिए, 2 दिन चलाया, नेट प्रैक्टिस टाइप की, या फिर हो सकता है PUBG टाइप के गेम में उन्होंने पहले सीखा होगा कि ऐसा ट्रिगर होता है और ऐसे कॉकिंग होती है, और उनके पास हथियार है। अब ये शुक्र मनाइए कि हमारा ड्राइवर भागकर आ गया। अगर ड्राइवर भागकर नहीं आता, अगर वो यूक्रेनी में, रूसी भाषा में बात नहीं करता, तो हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी उनके जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स, पुलिस वाले हैं, तथाकथित पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को तो फ्रंट पे भेज दिया, उन्हीं की वजह से ही शायद
जीवित नहीं बच पाते। तो ये एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ। फिर एक नदी है नीप्रो नदी, और जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, यमुना, ट्रांस यमुना हम कहते हैं पूर्वी दिल्ली को, उसके बाद जो बचा हुआ दिल्ली के इलाका है वो सेंट्रल दिल्ली या फिर वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली की तरफ आ जाता है, नॉर्थ दिल्ली आ जाता है। तो वैसे ही वहाँ की जो नदी है नीप्रो, कई जगह उसे डेनीप्रो भी कहा जाता है, वो कीव को 2 हिस्सों से बांटती है। और हमें ये बोला गया कि इस नदी के उस पार नहीं जाना है। ड्राइवर ने ये मना कर दिया था उस दिन तक कि अगर हम नदी के उस पार गए तो हो सकता है रशियन फोर्सेस आ रही हों और वापस आने के लिए जो पुल है वो उन पुलों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उन पुलों को तोड़ दिया गया तो हम वापस लौट नहीं पाएंगे। इसे एक टर्मिनोलॉजी कहा जाता है स्क्वैश द अर्थ, यानी आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही ख़त्म कर देते हैं ताकि आपके अपोजिशन वाली जो फोर्सेस हैं उनकी स्पीड को कम कर दिया जाए। स्क्वैश द अर्थ का सबसे ज़्यादा जो फॉलो है वो किया गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, और उसके बाद ये चीज़ हमने अफगानिस्तान वॉर में भी देखी थी, गल्फ़ वॉर में भी देखी थी, गल्फ़ वॉर 1 में भी और गल्फ़ वॉर 2 में भी। और भारत ने भी जब पैटर्न टैंक 1965 की जंग में अमेरिका के पैटर्न टैंक जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था उन्हें भी ऐसे ही रोका था। हमने जम्मू के पास अपने डैम खोल दिए थे, डैम तोड़ दिए थे ताकि कीचड़ में फंस जाएंगे और टैंक फंसे रह गए। पैटर्न टैंक को हमने तोड़ दिया, पैटर्न नगरी बनाई गई। तो इसी तरीके से वहाँ भी ये चीज़ की गई थी। तो ड्राइवर ने मना कर दिया कि भाई आज की तारीख में मैं इस नदी के उस पार नहीं जाऊँगा। लिहाजा हमें कीव के इर्द गिर्द ही काम करना पड़ा, समझना पड़ा। समझ में ये भी आया कि यहाँ पे हमें करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ग्रेवना, जैसे भारत का रुपया होता है, डॉलर को ग्रेवना में कन्वर्ट कराते हैं और कहीं पैसे देते हैं तो सामने वाला कहेगा भैया हम ग्रेवना नहीं लेंगे, आप विदेशी हैं, हमें डॉलर दो। क्योंकि ग्रेवना की कोई औकात नहीं बची थी। आज कितने की है, कल कितने की रहेगी, कुछ पता नहीं चलेगा। कई डेड बॉडीज़ भी देखी, और रात के समय ईमानदारी से भूख लगना बंद हो गई थी, क्योंकि आप दिन में इतने बच्चों की, महिलाओं की, बुज़ुर्गों की लाशें देख लेते हैं। तो रात के समय हमने कुछ नहीं खाया था, और अगले दिन ये सोच रहे थे कि अगर जीवित रहे, अगर ज़िंदा बचे तो हम डेनीप्रो नदी के उस पार जाएंगे, उस पार जहाँ रशियन टैंक्स की गड़गड़ाहट है, जहाँ T-72 और BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाँ सीधी जंग है, आमने सामने की गोलाबारी है। और उस हालात में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होगा। नेक्स्ट एपिसोड में डेनीप्रो नदी की उस पार के हालात, इरपिन, बूचा और हॉस्टोमेल के हालात आपको ज़रूर बताएंगे। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।